डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल के सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन। आज हम आपसे एक ऐसे सिने प्रेमी से मिलवाने जा रहे हैं जिनका जीवन सिनेमा के प्रति समर्पण की एक मिसाल है। वे सिर्फ फिल्मों से ही प्रेम नहीं करते बल्कि उन्हें सहेजते भी हैं। पोस्टर, फिल्म से जुड़ी किताबें, कैसेट, ऑटोग्राफ, तस्वीरें, इन सबको समर्पित उनका एक अनोखा संग्रहालय है सिने विरासत, जिसे उन्होंने स्थापित किया है अपने ही निवास पर। और कुछ दिन पूर्व जयपुर प्रवास के दौरान मुझे इनका ये सिने विरासत देखने का भी अवसर मिला। उन्होंने प्रमुख समाचार पत्रों में फिल्मों पर निरंतर लेखन किया है और दूरदर्शन से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा है। फिल्म संस्कृति के संवाहक के रूप में उन्हें जाना पहचाना जाता है। आइए हम मिलते हैं मुरलीधर सोनी से, जिन्हें लोग प्यार से एमडी सोनी भी कहते हैं। सोनी जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार संजीव जी, और आपके YouTube चैनल के जितने भी रुचिवान दर्शक हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक बहुत अरसे से प्रतीक्षा थी कि हमारे चैनल पे आपकी जो ये एक अद्भुत अभिरुचि है, इस पे कुछ आपसे संवाद किया जाए, क्योंकि जब मैं आपके यहाँ आया था और आपके उस संग्रहालय को देखा तो मैं अभिभूत हो गया। और वर्षों की आपकी तपस्या, ये कोई 1, 2, 3, 4 साल की उपलब्धि नहीं है, ये वर्षों की आपकी यात्रा है। तो इस यात्रा पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपका बचपन था वो कहाँ बीता? ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ था, शहर में, या किस तरह से? आज अपने आप लगभग 6 दशक पूर्व के जीवन की ओर लौटें तो कैसे अपने उस बचपन को आप याद करेंगे, अपने पेरेंट्स को, उनका किस तरह से आपका व्यक्तित्व निर्माण में या किस तरह का योगदान रहा, उस माहौल के बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी, मेरा जन्म अजमेर जिले में मांगलेवास के पास जेठाना गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ और मेरा बचपन वहीं बीता। और 1960 में मेरा जब जन्म हुआ तो गांव में बिजली नहीं थी, वो करीब 7 साल बाद आई बिजली। लेकिन बिजली आने के बाद मेरे पिताजी भी शौकीन थे रेडियो के, वो शौकिया भजन भी गाते थे। अपनी स्वर्णकारी का जो हुनर उनके पास था, स्वर्णकारी का जो पुश्तैनी जो काम तो करते ही थे, लेकिन वो भजन गाते थे। और शौकिया तौर पे वो राजस्थानी और हिंदी जो नाटक होते थे ख्याल, उसमें कभी कभार वो अभिनय भी करते थे, कभी सत्यवान, कभी मोर ध्वज, इस तरह के वो अभिनय करते थे। लेकिन रेडियो का उनका शौक था, तो मुझे बचपन से रेडियो सुनने का मौका मिला। और जो मेरा सिनेमा से जुड़ाव या फिल्म संगीत से जुड़ाव, वो उस रेडियो की वजह से हुआ बचपन से। जब मैं 6-7 साल का था, जब रेडियो आ गया था, और रेडियो भी मेरे पिताजी अलग अलग समय में अलग अलग रेडियो लाए, लेकिन एक बार इतना बड़ा रेडियो था, उसका कैबिनेट उसका इतना बड़ा था कि जिसपे आप खड़े भी हो जाओ तो नहीं टूटे। और उसपे जो प्रमुख जितने रेडियो स्टेशन थे उनके नाम भी लिखे थे, आप ट्यूनिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि ये रेडियो वाशिंगटन है या ये है। इतना बड़ा रेडियो था और उसका जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत अच्छी थी। तो रेडियो सिलोन सुनने में उसमें बहुत अच्छा लगता था। और रेडियो सिलोन पे फिल्मी गाने सुनते थे। आप रेडियो सुनते थे, जैसा आपने बताया कि आप 7-8 साल के थे, तो उस समय स्कूल भी जाना पड़ता था, पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। तो क्या आपका बचपन रेडियो सुनते सुनते पढ़ाई करना, इसी में आगे बढ़ा, या कभी डांट नहीं पड़ी कि दिन भर रेडियो सुनते रहते हो, पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए? नहीं, स्कूल के समय में स्कूल जाते थे और सुबह शाम रेडियो सुनते थे। होमवर्क भी करना पड़ता होगा, स्कूल का तैयारी भी करनी पड़ती थी। हाँ, वो सब करना पड़ता था। और मैं पढ़ाई में ठीक ठाक रहा। और चित्रकला में मेरी शुरू से रुचि हो गई थी बचपन से ही। तो बस वो पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही, और रेडियो सुनने से मेरा जो सिनेमा से या सिनेमा के संगीत से लगाव हो गया और मैं फिल्मी गाने सुनता रहा। फिल्में जो है वो कभी कभार देखने को मिलती थी। जो श्रव्य दृश्य विभाग होता था पहले, जिसको अब शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग कहते हैं, तो वो सरकार की तरफ से गाँव में
जहाँ थिएटर नहीं थे, सिनेमाघर नहीं थे, तो वहाँ फिल्में दिखाते थे, प्रेरक और ऐसे मोटिवेशनल फिल्में दिखाते थे। तो उस वक़्त दोस्त थी, नया दौर, साधना, अनपढ़, भाभी, शहीद, जय चित्तौड़, दो आंखें 12 हाथ, हरियाली रास्ता, नया जमाना, हीरा मोती, ताजमहल, उपकार, पूरब पश्चिम, रेशमा और शेरा, हम एक हैं। ये इस तरह की जो फिल्में हमको वहाँ गाँव में देखने को मिलती थी, और पिताजी हमको जो धार्मिक फिल्में होती थी, उनको दिखाने वहाँ, चाहे वो राम राज्य हो या संपूर्ण रामायण हो या जय संतोषी माँ हो, उनको सहपरिवार कभी-कभार साल में 1-2 बार, अजमेर हमारे पास सबसे बड़ा शहर था, जिला मुख्यालय था, तो वहाँ हमको कभी-कभार वो फ़िल्में सिनेमाघरों में देखने को मिलती थी। बाकी वो जो गाँव में फ़िल्में आती थी तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, जो ही वो श्रव्यदर्शी विभाग की बड़ी बस आके खड़ी हो जाती, तो हम दिन में ही वहाँ पूछने चले जाते हैं कि आज कौन-सी फ़िल्म दिखाएँगे। तो बड़ा कौतूहल, बड़ी एक बेताबी होती थी कि अच्छा आज फ़िल्म देखने को मिलेगी, और उसमें पर्दा बीच में लगता था, दोनों साइड जो है ऑडियंस बैठती थी, गाँव के लोग। तो अगर आप उल्टी साइड बैठे हैं तो वो टाइटल उल्टे आते थे उसमें, तो हम फिर जो जिधर से प्रोजेक्टर था उधर से ही बैठते थे, ताकि जो नाम वगैरह टाइटल है वो पढ़ने को मिले और फ़िल्म प्रॉपर तरीके से देखी जाए। तो जब नहीं, लेकिन सोनी जी, मैं थोड़ा और जी, पीछे ले जाऊँगा आपको। रेडियो सुनते-सुनते जी, फ़िल्मों के प्रति आपका झुकाव बढ़ता गया और जैसा आपने कहा कि जी, धार्मिक फ़िल्में देखने के लिए प्रेरित किया। तो ये जो फ़िल्मों के प्रति आपका जी, लगाव और जुड़ाव शुरू हुआ, तो आपको याद आता है पहली जी। फ़िल्म आपने कौन-सी देखी और उस फ़िल्म ने आपको किस तरह से प्रभावित किया? देखिए, जो वहाँ गाँव में जो हुँ, हुँ। फ़िल्में हम देखते थे, वो सभी अच्छी, क्योंकि वो तो सब प्रेरक फ़िल्में ही दिखाते थे, शिक्षाप्रद फ़िल्में ही दिखाते थे, तो वो सब काफ़ी प्रभावित करती थी। शहीद फ़िल्म ने मुझे बहुत प्रभावित किया, अनपढ़ ने, साधना ने और दोस्ती ने, ये सब फ़िल्में देख के मैंने कहा सिनेमा कितना प्रभावशाली माध्यम है, तो ये तो जुड़ाव हुआ ही। उसके बाद जब वो फ़िल्मों के टाइटल चलते थे, तो ये जिज्ञासा होती थी, जैसे रेडियो पे हर गीत के साथ गायक, उसके गीतकार और संगीतकार का नाम प्रसारित उच्चारित करते थे, वो बताते थे। तो जब फ़िल्में चलती थी तो टाइटल इतनी जल्दी से निकल जाते थे कि हम जानना चाहते थे कि इसमें कौन-कौन कलाकार हैं, कौन-कौन भागीदार हैं पर्दे के पीछे के, कौन-कौन टेक्नीशियन है, वो इतनी जल्दी से निकल जाते थे कि नोट करना तो दूर, पढ़ ही नहीं पाते बिल्कुल। थे। तो ये जो फ़िल्मों से मतलब फ़िल्मों के प्रति जो रुचि हुई और फ़िल्मों के बारे में जानने का ये हुआ कि भई कौन कलाकार हैं, किस कलाकार ने कौन-सी भूमिका की है, कौन से गाने हैं, वो किसने गाए हैं और कौन-कौन टेक्नीशियन है, ये मेरी जिज्ञासा बढ़ती रही। लेकिन सुनील जी, ये और जनरली उस एक बहुत आप जी, स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी और मिडिल क्लास के विद्यार्थी थे, तो ये इतनी गहन रुचि कैसे जी। विकसित हुई? क्या कोई आपके पास इस तरह का माहौल मिला आपको? क्योंकि उस समय का बच्चा तो फ़िल्म को देखे, उनके दृश्यों को, गीतों को सुन के आनंदित हो रहा है, कौन कलाकार है वहाँ तक तो ठीक है, कि आपके कुछ प्रिय कलाकार होंगे, लेकिन उसका टेक्नीशियन कौन है ना? जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उसमें जो सह कलाकार हैं वो कौन है, स्क्रिप्ट किसने लिखी, डायरेक्शन किसका है, ये सब जानने की जिज्ञासा के पीछे ये किस तरह से विकसित किया आपने और कोई विशेष कारण है, कोई घटना है ऐसी? मैं इसके पीछे मेरे पिताजी का संस्कार मानता हूँ। वो भी संगीत के शौकीन थे। मैंने बताया आपको कि वो भजन गाते थे और सिनेमा क्योंकि अजमेर में ही था, तो वो पिताजी बताते थे कि जो कुछ खास फ़िल्में होती, पॉपुलर फ़िल्में, उनको साइकिल पे जाके गाँव से 27 किलोमीटर दूर अजमेर जाके और फ़िल्म देख के आते थे साइकिलों पे, वो और उनके जो संगी साथी थे वो, तो वो हमको गाने सुनाते थे रतन के, सावन के बादलों और शहीद के गाने सुनाते थे, राम राज्य के गाने सुनाते थे और मेरे पिताजी ने कुछ गानों की पुस्तकें भी संग्रह करके रखी थी, जो सिनेमाघर के बाहर हुँ, मिलती हुँ। थी और वो रोज़नामचा लिखते थे, सारा हिसाब-किताब जो भी खर्च का और जहाँ गए हैं वो भी लिखते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन का जो मेरा रुझान है वो मेरे संस्कारों में मिला या मेरे पिताजी जो गाँव से साइकिल पे जाके जो उनका पैशन था, इनका जो दीवानगी थी, तो मुझे लगता है कि वो संस्कार मेरे में अदृश्य रूप से आए और इस वजह से मेरी सिनेमा के प्रति थोड़ा और गहन रूप से जानने में मेरी ये एक आप दिलचस्पी रही। भाग्यशाली हैं, सामान्यतः होता ये है कि उस उम्र के बच्चों को डाँटा जाता है कि ज़्यादा फ़िल्में मत देखो, बिगड़ जाओगे। इस तरह की बातें हम मुझे यदि अपना बचपन याद करूँ,
तो कुछ याद आता है कि इस तरह से कहा जाता था और अपने पढ़ाई में और उसमें मन लगाने के लिए कहा जाता था। लेकिन चूंकि आपके पिताजी स्वयं कलाकार थे और उनकी इस तरह की अभिरुचियां थी, तो उन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ये आपके मन में भाव कब आया कि मैं भी पिताजी की तरह ही उन सारी चीजों का संकलन करूं, उन गीतों का, फिल्मों से संबंधित जो इस तरह की और दस्तावेज हैं उनको, है ना, किताबें हैं, कैसेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं फिल्मों से जुड़ी हुई, तो विचार आपको कब आया और किस तरह से आपने इस यात्रा को शुरू किया? मेरे बड़े भाई साहब गोविंद राम जी वर्मा, जिन्हें मैं अपना गॉड फादर मानता हूँ, वो मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ललित कलाओं में रुचि थी, वो खुद हुनरमंद थे। तो मेरे भाई साहब बड़े जो गोविंद राम जी वर्मा है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में सेवारत थे और मैं छुट्टियों में यहाँ जयपुर उनके पास आता था, तो उनके साथ फिल्में देखने का मौका मिलता था। ये वो यूनिवर्सिटी के पास शिवाड़ एरिया में रहते थे। बाद में वो वहाँ चौड़ा रास्ते में, जड़ियों के रास्ते में चले गए रहने को। तो जब जड़ियों के रास्ते में हम जिस मकान में रहते थे, उन हमारे जो मकान मालिक थे, उनका लड़का एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसका काम करता था। तो उसने मुझे पहली बार, ये 1975 की बात है, जब मैं 15 साल का था, और जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक प्रचार पुस्तिका आती है जिसमें जो जब फिल्म रिलीज होती है तो सिनेमा घरों को और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटरों को देनी पड़ती है, कलेक्टर को भी देनी पड़ती है। तो वो मैंने पहली बार उन जो फिल्म उनका, अशोक श्रीमाली उनका नाम है, तो उनसे मुझे पहली बार ये 1975 में एक रघु चक्कर फिल्म आई थी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह की। तो इसकी बुकलेट जब मुझे पहली बार मिली, तो बुकलेट के पीछे आप देखिए कि इसमें जितने कलाकार हैं, जितने टेक्नीशियन हैं, स्पॉट बॉय हैं, सबके इसमें नाम थे। और अंदर हिंदी और इंग्लिश और उर्दू में कथासार, हिंदी में गाने, और ये सब जो उसमें लिखे हुए दिखे ना, तो मेरी ऐसा जैसे मुझे लगा कि जैसे मेरी तो मन की मुराद मुझे मिल गई है। ये बुकलेट मिलने के बाद मैंने कहा यार, मैं जो सिनेमा को, फिल्मों को लेके जो मेरी जिज्ञासाएं थी, वो सब में इसमें है सब। तो मैं फिर इनका संग्रह करने लग गया, बुकलेट्स का। तो ये रफू चक्कर मिली, फिर उसी साल मुझे कसौटी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, उसकी मिली। और उसके बाद एक जुनून लग गया, मैं जब भी छुट्टियों में आता तो सिनेमा घरों के बाहर जो गाने की किताब बेचते थे, बुक सेलर होते थे, उनके पास से, और जहां से भी कुछ वो जो जिन्होंने ये दी थी, उनसे भी मुझे ये बुकलेट मिल गई। और उसके बाद एक जुनून हो गया बुकलेट जमा करने का कि यार, ये अगर फिल्म की सारी जानकारियां आपको रखनी है तो ये बुकलेट सफिशिएंट है, इसमें सब कुछ है, सारे कलाकार हैं, टेक्नीशियन। जिज्ञासा और एक लगन, जुनून सवार हुआ फिल्मों से संबंधित जानकारी को संकलित करने का। जब फिल्में भी आप काफी देखते थे उस समय, तो क्या कभी ऐसा भी आपको लगा कि आपके सोच और आपके व्यक्तित्व को फिल्मों ने कहीं प्रभावित किया हो, आपके चिंतन को, या इस तरह का प्रभाव भी आप पर पड़ा कहीं? देखिए, मैं मूल रूप से चित्रकार था और मैंने यही सोच रखा था कि मैं अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो चित्रकला में करूंगा, मतलब अपनी हायर एजुकेशन वो चित्रकला में ही लूंगा। तो जब मैं 1975 का तो मैंने वाकया बताया था, फिर मैंने 1902 साल पहले, यहाँ 73 में मैंने वहां से 8वीं पास की गांव से। और क्योंकि मुझे टेक्निकल काम में रुचि थी, तो मेरे भाई साहब ने, मेरे पिताजी ने कहा कि भाई इसको साइंस मैथ्स दिला देते हैं। तो यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है हवा महल के सामने, बड़ी चौपड़ पे, उसमें मुझे साइंस मैथ्स में एडमिशन दिला दिया 1973 में। तो उसके बाद मैं वहां पढ़ता रहा, और जो मेरा कमरा था, मुझे बड़ा एक दिलचस्प लगता है कि मेरा जो तीसरी मंजिल पे जो हमारा क्लासरूम था, तो उसके अगर आप राइट साइड झांकते ही हवा महल दिखता था। और हम कई बार हवा महल स्कूल से पहले, अभी 12:30 का टाइम है, 12 बजे पहुंच गए थे, जो झट से हवा महल के ऊपर घूम के आ गए। तो उस वक्त जो स्कूल में यहाँ 73 और 74 सेशन में मैं यहाँ पढ़ा, उस वक्त शिक्षा संघ के दंगे हुए थे यहाँ जयपुर में,
और काफी अश्रु गैस के घोलेर बहुत छूटे थे। तो उस वजह से 2.5 महीने स्कूलें बंद रही और मैं खुद एक बार मैं स्कूल गया था, बारिश में भीग गया तो मेरे टाइफाइड हो गया और मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मेरे भाई साहब को, मेरे पिताजी को बुलाना पड़ा और मेरी ये थी कि यार ये अगर कुछ हो भी जाए इसके तो गांव जाके हो। इतनी हालत खराब, मेरे टाइफाइड बिगड़ गया। तो 2.5 महीने तो शिक्षा संघ के दंगे, आंदोलन, और लगभग 1.5-2 महीने मेरे टाइफाइड बिगड़ने से जो मैं गांव में पड़ा रहा, दवाई लेता रहा, तो वो 4.5 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई। मेरे पास साइंस, मैथ्स थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो मेरे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन मैथमेटिक्स में अच्छे ढंग से मैं छुट्टियां और ये आंदोलन होने से मैं नहीं कर पाया। फिर मेरे पूरा सप्लीमेंट्री आई और थोड़ा मन भी उचट गया था, तो मैं वापस अपने गांव चला गया। लेकिन 73-74 के सेशन में स्कूल के दौरान बंक मार के हमने, क्योंकि अगर वहां जो ये राजकीय जो विद्यालय था वहां एक बार आप घुस गए तो जो रियल पेरेंट आपके आते हैं ना, माता पिता, तो ही छुट्टी मिलती थी। कोई आके कहते कि साहब मैं उनका भाई हूं, तो वो एक बार आप एंट्री हो गए तो फिर बाद में छुट्टी होने के बाद ही वहां से निकल पाते थे। तो स्कूल में पीछे की साइड एक ऐसी जगह थी जहां से थोड़ा सा कूद सके और गली में हम निकल जाते थे। तो इस 73-74 में हमने खूब बंक मार के और फर्स्ट पहले दिन पहले शो फिल्में देखी। तो ये जो सेशन था उसमें मुझे जो फिल्में देखने का, स्कूल में बंक मार मार के, तो बहुत स्कूल में बंक आप अकेले मारते थे या आपके साथ में 1-2 लोग और होते थे, मित्र लोग? हाँ, मित्र भी होते थे, कभी कभार अकेले भी जाते, लेकिन पता नहीं पड़ा कि इस तरह से क्लास से भाग गए आप? नहीं, वहां नहीं पता लगा। अच्छा। वहां पता नहीं चला। तो ये जो फिल्मों का जो मेरी जो इतनी दिलचस्पी थी, वो ऐसे स्कूल से गोल करके हमने फिल्में देखी। फिर मैं वापस गांव चला गया, वहां से मैंने हायर सेकेंडरी की। फिर मैं हायर सेकेंडरी मैंने अजमेर से की, तोपदड़ा स्कूल है वहां से। 10वीं तक हमारे स्कूल, गांव में स्कूल था। और 11वीं में फिर मैं अप डाउन करने लग गया गांव से अजमेर। तो 11वीं से लेके और मैंने बीए किया दयानंद कॉलेज में, और फिर मैंने एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया। तो मैं 6 साल अप डाउन करता रहा और मैंने, मेरी यूनिवर्सिटी में 4th पोजीशन थी। मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग में मैंने एमए किया 1982 में। और 1980 में एक राजस्थान के संगीतकार थे जो हिंदी और राजस्थानी फिल्मों में जिन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया, जोधपुर के पंडित शिवराम। 1980 में उनकी जब डेथ हुई तो अखबार तो पढ़ते ही थे और फिल्म पत्रिकाओं का कलेक्शन भी करते थे 73-74 से। तो मुझे लगा कि उनके बारे में लिखा जाना चाहिए। तो मैंने एक आलेख लिखा, राजस्थानी फिल्मों का संगीत सूरज ढल गया, ये शीर्षक लगा के, और मैं नवज्योति के अजमेर कार्यालय में देके आया। उस वक्त जो नवज्योति का मैगजीन सेक्शन था वो जयपुर था। उन्होंने कहा भाई आपका आर्टिकल हम जयपुर भेज देते हैं। तो उन्होंने भेज दिया और वो जब छप के आया तो मेरा देख के मुझे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि पता नहीं जयपुर जाने के बाद किसी को वो आर्टिकल अच्छा लगा होगा। कोई घनश्याम वर्मा थे, उन्होंने मेरा नाम हटा के अपना नाम दे दिया। लेकिन मैंने पंडित शिवराम का एक स्केच बनाया था और उसपे एमडी सोनी और 1980 लिखा था। वो स्केच उन्होंने छापा, तो उसपे 1-2 पाठकों की प्रतिक्रिया भी छपी कि साहब आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, ये है। लेकिन मैंने कहा पहली बार में ऐसा हुआ और किसी एक नवोदित लेखक का नाम ही नहीं मिला। हाँ। तो उसके बाद मैंने सुना कि भाई ये जो राष्ट्रदूत में जो जयसिंह राठौड़ हैं वो नवोदित लेखकों को खूब छापते हैं। तो मैं नवज्योति में तो उसके बाद नहीं लिखा, लेकिन मैं राष्ट्रदूत में आलेख भेजने लग गया। और मैं देखिए उस वक्त कॉलेज में था, बीए में था 1980 में, तो मेरे आर्टिकल छपने लग गए थे। और वो ये उसका एक प्लस पॉइंट मान लीजिए मेरे जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का स्टूडेंट होने से या चित्रकार होने से, कि उस वक्त सिर्फ 5 रुपए आर्टिकल के मिलते थे राष्ट्रदूत में, और अगर आपने स्केच बनाया तो 5 रुपए और मिल जाते थे। बिल्कुल। तो 10 रुपए मिल जाते थे एक आर्टिकल के। और फिर मैं बाद में उस जो आलेख के शीर्षक भी अपनी कैलीग्राफी में लिखने लग गया, उसके भी 5 रुपए मिल जाते थे। तो एक आर्टिकल के 15 रुपए पाके बड़ा अच्छा लगता था।
और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता था एक 14-15 साल में जब मतलब 20 साल की उम्र में अखबार में लेख छपना। उस वक्त राष्ट्रदूत का जो मैगजीन, जो साप्ताहिक परिशिष्ट है, वो बड़ा पॉपुलर था और सभी विषयों पे उसमें खूब सामग्री छपती थी, सिनेमा का पूरा पेज होता था, तो मैं उसमें लगातार छपने लग गया। जब एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में मैंने कर ली, तो मेरे भाई साहब जो है वो जड़ियों के रास्ते में रहते थे और उनके परिचित थे एक श्रीमाली परिवार, जो उन्होंने आपके बगल में मकान बनाया। तो उन्होंने कहा कि भाई, हाँ, दयानंद मार्ग तिलक नगर में। तो उन्होंने कहा भाई ये किसको दें? तो बोले मेरे भाई साहब गोविंद राम वर्मा, बोले इनको दे देते, अपने जानकार हैं तो अपना मकान सुरक्षित रहेगा। तो वो 1982 में वो शिफ्ट हुए यहाँ आपके बगल में, तो मेरा आना जाना भी हुआ। फिर जब मैंने एमए कर लिया तो आपसे परिचय हुआ, तो मैंने कहा जी देखो मैं थोड़ा बहुत। आपने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की, फिर ग्रेजुएशन किया, ड्राइंग पेंटिंग में पीजी किया। ये जो आपका अध्ययन का समय था, उस समय उस बालक मुरली के मन में या युवक मुरली के मन में या किशोर मुरली के मन में कभी किस तरह के भाव आए कि आगे जाके मुझे क्या करना है? चित्रकार बनना है, पत्रकार बनना है, शिक्षक बनना है, या मतलब कहीं एक युवा के रूप में अपने सपने होते हैं। तो आपने जब लिखने की शुरुआत की उसके पहले और जब लगातार छपने लगे, तो किस तरह का कोई द्वंद आपके मन में रहा? वो किस तरह का परिवेश था आपका उस समय का? देखिए, मैं 1974 में मैं बिना का गीतमाला खूब सुनता था और उस वक्त बिना का गीतमाला को मैं नोट भी करता था। जब 14 साल की उम्र में, ये देखो मैं ऐसे इतनी राइटिंग में मेरे ये ऐसे नोट करता था। देखो हर प्रोग्राम, इसमें पहला प्रोग्राम जो वो मैं बताता हूँ आपको कि वो कब का है। ये देखिए 4 सितंबर 1974, ये मैंने बिना का की फहरिस्त नोट की, तो वो मैं सुनता था। या उसके पहले से प्रसारित हो रहा था? नहीं, ये बिना का 1090वां प्रोग्राम था। वो तो 1952 से हो रहा था, लेकिन मैंने रेडियो सिलोन पे ये सुनना चालू किया, लिखना चालू किया। मतलब उसकी काउंटडाउन जो है ना, इसकी जो हर हफ्ते का जो कि भाई कौन सा गीत किस पायदान पे रहा, ये मैं लिखना चालू किया। तो और सिनेमा के पत्र पत्रिकाओं का, बुकलेट का, ये सब कलेक्शन करने लग गया। तो दैनिक नवज्योति में एक पत्रकार थे, काफी पॉपुलर थे, महावीर सिंह चौहान, जो अभी थोड़ा ही टाइम पहले गुजर गए वो। तो मैं उनसे मिला, उनके लेख पढ़ता रहता था, वो फिल्मों पे लिखते थे। तो मैंने कहा जी मैं भी ऐसे ही कलेक्शन करता हूँ। उन्होंने भी कलेक्शन कर रखा था। उन्होंने बिना का गीतमाला पे छोटी छोटी पॉकेट 3 किताबें लिखी थी बिना का गीतमाला के सफर पे। तो उन्होंने कहा यार आप ये क्यों कर रहे हैं ये कलेक्शन? तो मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, भाई मैंने आपने क्यों कर रखी है? बोले मैं तो लिखता हूँ इसलिए कर रखी है। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया, भाई आप भी कुछ लिखिए। लेकिन उस वक्त वो बात आई गई होगी, लेकिन मैंने बताया कि वो जो संगीतकार की डेथ हुई और 1980 में मैंने लिखना चालू किया। तो उसके बाद जब 1980 के बाद में छपने लगा। इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने बचपन से फिल्में देखनी शुरू की और कलेक्शन करना शुरू किया। नेचुरली आपके पास आय के कोई साधन नहीं थे, अर्निंग आपकी कुछ नहीं थी। तो फिल्में देखने के लिए और ये कलेक्शन करने पे जो कुछ भी खर्चा होता होगा, पैसा कहाँ से लाते थे आप? क्या वो भी घर से कहीं चुपचाप गायब कर लिया, या पिताजी जेब खर्ची देते थे वो बचाते थे? वो जीवन किस तरह का था आपका? नहीं देखिए, वो पैसे गायब कभी नहीं किए। मेरे पिताजी जो हाथ खर्ची देते थे उसमें बचाते थे। और मेरे बड़े भाई साहब, मैंने बताया ना कि वो जो किताब कह दी, जो पत्रिका कह दी, वो खुद क्योंकि लाइब्रेरी में थे, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट थे, तो वो समझते थे। तो मेरी रुचियों को परिष्कृत करते थे, मुझे प्रोत्साहन देते थे तमाम तरह का साहित्य, पत्र पत्रिकाएं खरीदने में। तो जब मैं छपने लग गया, तो जब मैंने एमए कर लिया, मेरी 4th पोजीशन थी, तो दयानंद कॉलेज में मुझे लेक्चरशिप मिल रही थी, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा काम था। लेकिन मेरे मन में था कि मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे तो नाम कमाना है, दाम नहीं कमाना है। उस वक्त ही डिसाइड कर लिया 1982 में जब मैंने। तो मेरे पिताजी तो जिंदगी भर मुझे उल्हाना देते रहे कि यार तूने घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया, देख तेरे लेक्चरशिप मिल रही थी। और मेरे पास में ये गांव का था एक महेंद्र सिंह, उसने शौकिया तौर पे
मेरे साथ की पढ़ना नहीं पड़ता ड्राइंग में, तो एमए कर ली, एक सब्जेक्ट बीए में भी ले लिया और एमए भी कर ली। तो मेरे ड्रॉप करने से, मेरे मना करने से उसको लेक्चरशिप मिल गई। अब उसके पास मकान और गाड़ी, बैंक बैलेंस सब हो गया, तो मुझे जिंदगी भर रुलाना देते रहे कि तूने घर आई को, लक्ष्मी को ठुकरा दिया, देख तेरे को मिल रही थी, ये है। लेकिन मेरे को जो सुकून, संतुष्टि मान लीजिए, जो लिख के और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करके जो छप के मुझे संतुष्टि मिलती थी, तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत निर्णय नहीं किया। मैं चित्रकार से पत्रकार बन गया, पत्रकारिता की ओर मुड़ गया, और मैंने जो राह चुनी, मुझे कभी मलाल नहीं हुआ। और मैंने जो थोड़ा बहुत काम किया या थोड़ा बहुत नाम कमाया, तो उस वक्त क्या है कि फिल्मों पे लिखना ऐसा मानता था, गॉसिप है, क्या है, सस्ता है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मैं ना सुरुचिपूर्ण, गंभीर और प्रामाणिक लिखूंगा। कम लिखूंगा लेकिन रुचिपूर्ण लिखूंगा और शोध करके लिखूंगा। तो और थोड़ा हटके आपकी जो ये शोध यात्रा है और आपने जिस तरह से चीजों का संकलन किया, जैसा आप बता रहे हैं कि डेली अप डाउन करते थे, कभी जेठाना से अजमेर आ रहे हैं, अजमेर से जयपुर आ रहे हैं, भाई साहब जयपुर आ गए थे, ये भी चुनौतियां बहुत सारी आपके साथ रही। तो वो जो आपने सारा संग्रह किया, उन्हें सुरक्षित कैसे रखते थे? कभी बारिश भी हो सकती है, कभी और भी होती है, दीमक भी लगने की आशंकाएं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये कलेक्शन जो है इसको सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो वो सब तैयारी आपने किस तरह से की उस समय? आप सही कह रहे हैं। हमारे गांव में छत पे एक छोटा कमरा था, वो किचन के रूप से बनाया गया था, लेकिन मैंने उसको पूरा ऑक्यूपाई किया और उसको थोड़ा एक्सटेंड भी किया। लेकिन कहीं कहीं से थोड़ी बारिश आ जाती या सीलन आ जाती, तो कुछ चीजें जो आर्ट पेपर पे छपी हुई थी वो जरा सी सीलन से भी चिपक जाती थी, तो कुछ सामग्री खराब हुई, मैं मानता हूँ। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि दीमक से, मौसम से, उन सब से बचाना। जो पुराने दस्तावेज थे, खास तौर पे जैसे मैं स्क्रीन अखबार खरीदता था, माधुरी और दूसरे जो तो उन सब को सुरक्षित रखना अपने आप में चुनौती थी। बड़े उनको जी जान से उसकी हिफाजत करते थे और सुरक्षित रखते थे उनको। अच्छा, सीने विरासत को स्थापित करने का विचार कब आया आपके मन में? देखिए, संग्रह तो मैंने बताया ना कि मैं 74-75 से ही कर रहा था, और मेरा बहुत सा संग्रह वहाँ गांव में ही था। मैं जब 82 में यहाँ आया और जब मैंने कहा कि मैंने एमए किया है, मैं पत्रकारिता की मैंने राह चुनी है, तो आपने सुझाया कि आप फिर पत्रकारिता का आप डिप्लोमा कीजिए। तो वैसे तो हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आप एमए किए हुए हैं तो हम आपको डायरेक्ट एडमिशन आपका मिल जाएगा। तो फिर मैंने वो पत्राचार से कोर्स था, और 15 दिन का वो जो अलग अलग जो विषय विशेषज्ञ होते थे, वही, हाँ हाँ, तो उसमें वो सब मैंने लिया। तो मुझे और अच्छा लगा कि चलो मैंने एक पत्रकारिता का डिप्लोमा हासिल कर लिया। और उसके बाद मैं 2 साल तो ऐसे ही रहा, 2-3 साल ऐसे ही कुछ बस लिखता तो रहा। हाँ, बेरोजगारी था, तो मेरे पिताजी कहते रहते थे। फिर 1988 में दूरदर्शन ने, मेरे भाई साहब यहीं रहते थे, मैं आता जाता रहता था गांव। तो 1988 में, 87 में एंड में दूरदर्शन ने कुछ वैकेंसी निकाली ग्राफिक आर्टिस्ट की। बोले हमको जयपुर के ही जो है वो कैंडिडेट चाहिए। तो मेरे भाई साहब जो है मेरा, मैं यहाँ कुछ अपने आवेदन रख के जाता था, मेरे भाई साहब आवेदन देके आ गए वहां, और मेरे को बुलावा आ गया। हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ और फिर इंटरव्यू हुआ। उस वक्त नेत्र सिंह रावत यहाँ डिप्टी डायरेक्टर थे, जो खुद बड़े पत्रकार रहे थे। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा साहब मैं फिल्म पत्रकार हूँ, आपका अनुगामी हूँ, और मैं यहाँ दूरदर्शन में ग्राफिक आर्टिस्ट का। तो बोले आपको वही पत्रकारिता में ही रहना चाहिए। मैंने कहा साहब कुछ ना कुछ तो जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए। तो खैर वो ग्राफिक आर्टिस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक पैनल बना, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमको कॉन्ट्रैक्ट वो देते थे बुकिंग। तो 10 दिन की बुकिंग होती थी। तो मैं 1988 में ग्राफिक आर्टिस्ट हो गया दूरदर्शन जयपुर में। और उस वक्त जो कैप्शन बनते थे प्रोग्रामों के, वो हाथ से बनते थे। तो मैंने वो सब कैप्शन बनाए 88 से लेके, और 1993 तक मैं वहां रहा। और मैं, क्योंकि मेरी कैलीग्राफी में रुचि थी, बाकी सब भी थे वो कमर्शियल आर्ट से थे, मैं फाइन आर्ट से था, लेकिन कैलीग्राफी में रुचि होने से मैं ऐसे
जो है कैप्शन बनाता था कि मान लीजिए महावीर जी मेले की रिपोर्ट है तो मैंने वो प्राकृत लिपि में उसके बनाए, उर्स की रिपोर्ट है तो मैंने हिंदी को उर्दू स्टाइल में लिखा। तो जो प्रोड्यूसर थे वो मेरे से बड़े खुश होते थे, और जो सेलेक्टेड प्रोग्राम थे उनके जो कैप्शन मुझसे बनवाते थे, रूटीन के भी बनाते थे लेकिन वो ऐसे अच्छे प्रोग्रामों के कैप्शन मुझसे बनवाते थे। फिर वहां से एक रामेंद्र सरीन ने, जो जयपुर दूरदर्शन का पहला सीरियल बना दायरे, तो हमारे जो सुपरवाइजर थे एस के लाहिरी बंगाली, तो उन्होंने सबको ही कहा वे टाइटल बनाओ दायरे, तो मुझे भी कहा मुरली बनाओ। आचार्य का था शायद वो। हाँ, हरिराम जी आचार्य ने लिखा और नंदलाल शर्मा जी उसमें केंद्रीय भूमिका में थे। तो उन्होंने कहा सबको ही, हम जो ग्राफिक आर्टिस्ट थे उनको कहा वे इसका टाइटल बनाओ। तो जो मैंने जो टाइटल बनाया था वो सबसे ज्यादा उनको पसंद आया। हमारे जो सुपरवाइजर थे उनको सबसे ज्यादा वो कैप्शन पसंद आया, और उन्होंने वो देखते ही खुश हो गए, बोले यार मुरली बहुत अच्छा काम किया है। तो उसमें हमारे नाम भी जाते थे ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में, तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार चलो हम काम भी कर रहे हैं और नाम भी जा रहे हैं। तो ये मैं कुछ सेलेक्टेड अपने प्रोग्राम जो ये कैप्शन बनाता रहा, और मुझे बड़ा सुकून मिला उसमें काम में। ये कुछ मेरे जो, देखिए ये मैं बताता हूँ आपको, ये दूरदर्शन का मेरा काम है। देखिए मोर, पंखी और बांसुरी बनाई है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे कार्यक्रम था उसका मैंने ये बनाया है। इसी तरह से ये देखिए महावीर जी मेले की ये रिपोर्ट मैंने ये प्राकृत लिपि लिखी। इसी तरह के जो मेरे यातायात संबंधी कानून का प्रोग्राम बना था तो मैंने ये देखिए लाइट बना दी और ऐसे बना लिया। तो इस तरह के जो कार्यक्रम, ये है वो टाइटल जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपको। तो इस ये था वो उसका दायरे। तो उसमें जो दायरे का ये ऊपर वाली इसको ऊपर तक ले गए, नीचे वाले को यूं कर दिया, तो दायरे में बांध दिया ना, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। और फिर उस सीरियल के सारे कैप्शन मैंने ही बनाए, तो बड़ा अच्छा लगता था दूरदर्शन में जो ये काम किया उससे। फिर मैं दूरदर्शन में कुछ लोग, जो मैं बाद में आया था, कुछ लोग 87 में लग गए थे, उनकी सीनियरिटी थी, 3 पोस्ट थी, मेरी चौथी प्रायोरिटी थी, तो मुझे पेंटिंग में डाल दिया, और बाकी 3 लोग 3 पोस्टें भर गई, तो 93 के बाद मैं खाली हो गया। तो मैंने फ्रीलांस डिजाइनिंग का काम किया, कभी विजिटिंग कार्ड बना दिया, लेटर हेड बना दिया, कवर डिजाइन बना दिए। उस दौरान मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने आपके पिताजी की जो पुस्तकें हैं उनका भी कवर बनाए, आपके भी बनाया है आपने। 2 किताबों का याद आ रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि मैंने ना तीनों के, ये देखिए आपकी किताब का जो है ये मैंने कवर डिजाइन बनाया है। हाँ, फिर आपकी ये देखिए एक किताब है और इसका बनाया। फिर ये पिताजी की जो आखिरी किताब थी इसका बनाया। हाँ, और वो मुझसे ये देखिए, हाँ ये विशेषांक है, तो इसका बनाया। तो इस तरह के जो है वो बनाते रहते थे। और ये देखिए जो पिताजी पे स्मृति ग्रंथ निकाला, उसमें जो मैंने कैलीग्राफी जो नमन लिखा है वो मेरा ही लिखा हुआ है। तो ये मैं फ्रीलांस करता रहा उस वक्त। फिर ऐसा संयोग बना कि मुझे, मैं रोचीज एक ग्रुप है घड़ियों की कंपनी का, तो मैं वहाँ डिजाइनर हो गया। घड़ियों की डायल के डिजाइनिंग बनाता था मैं। तो मैं राजस्थान पत्रिका में भी लिखने लग गया था उस वक्त। वो त्रिवेदी जी थे, तो उन्होंने एक हरमल सिंह जी थे, त्रिवेदी थे शायद, है ना? हाँ, दरअसल वो क्या है, कुलिस जी के दोस्त थे जो राजस्थान पत्रिका के पहले संपादक थे, हरमल सिंह जी। वो HM सिंह के नाम से बोहरा ब्रदर्स की फिल्मों में कथा पटकथा और संवाद लिखते थे, और हर डिपार्टमेंट में उनकी पकड़ थी। तो उन्होंने एक सीरीज लिखी थी, फिल्में कैसे बनती हैं, जिसपे किताब भी निकली और उसका कवर भी बनाया। तो उनसे मैं मिलने जाता था। तो उन्होंने फिर दुर्गा शंकर जी से कहा कि यार ये भी सिनेमा पे लिखते हैं, इनसे भी लिखो। तो मैं लिखने लग गया। बाद में दूसरे संपादक आए दुर्गा शंकर जी के बाद, तो उनसे लिखने लग गया। बाद में 1985 में इन्होंने, राजस्थान पत्रिका ने एक ललित कला पे या मनोरंजन जगत पे थावर शीर्षक से, जब मनोहर प्रभाकर जी उसमें आ गए थे उसके मैगजीन एडिटर के रूप में,
साहित्य संपादक। तो हाँ, तो उसमें भी सबसे पहले मेरा आलेख छपा। तो वो मैं कई बार मैं जो चंपा शर्मा जी वहां बाहर होती थी, तो मैं संकोचवश उनके चैम्बर में नहीं जाता था कि भाई वो कहीं कुछ लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ संपादन कर रहे हो। तो मैं चंपा जी को बोलता था कि अगर प्रभाकर साहब याद करें तो मुझे बता देना, ये मैं आर्टिकल देके जा रहा हूँ। अब एक कार्यक्रम में आप भी थे, मेरे भाई साहब भी थे और प्रभाकर जी भी थे। तो आपने भाई साहब का परिचय कराया प्रभाकर जी से कि ये एमडी सोनी के भाई हैं। तो उन्होंने उलाना दिया, बोले कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो बाहर से चले जाते हैं और एक बार उनको भेजो। और उस वक्त क्या है कि ये गुलाब कोठारी जी जो हैं, राजस्थान पत्रिका के जो संपादक प्रकाशक सब, तो उनको कैलीग्राफी में बड़ी रुचि थी। वो बोले ये कंप्यूटर के ये जो हेडिंग आते हैं वो तो सब जगह कॉमन है, तो जो परिशिष्ट विभाग में जो 3 है, रविवारी है, परिवार और जो थावर है, उनके जो मुख्य स्टोरी है वो हाथ की लिखी हुई जानी चाहिए, उनकी रुचि थी। तो मैं कैलीग्राफी भी करता था और फिल्म, सिनेमा, टीवी इनके आर्टिकल भी मैं लिखता था, संपादित करता था। तो प्रभाकर जी ने मुझे ये राजस्थान पत्रिका में बुलाया। हालांकि मैं वहाँ रोचीज में करता था, वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा भाई आपके रुचि का विषय है, यहाँ उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ होगा, तो आप यहाँ ज्वाइन करो। वो लोग बड़े मुझे छोड़ने को राजी नहीं थे जहां मैं करता था। तो खैर मेरी रुचि थी, मैं यहाँ आया और मैं दोनों शुरू में कैलीग्राफी भी करता था। हालांकि ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है कि उसमें मेरा नाम नहीं होता था, कोई जान नहीं पाते थे पाठक की भाई एक जो कैप्शन बनाए। हाँ, गुलाब जी कई बार उन हेड जो मैं कैलीग्राफी में बनाता था शीर्षक, उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि यार सोनी जी बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आम पाठक नहीं जान पाते थे। तो मैं कैलीग्राफी भी करता था और फिल्म पेज के जो मैटर होते थे उनको संपादित भी करता था। दोनों एक सिलसिला चलता रहा कई सालों तक। बाद में जब सारा काम कंप्यूटर से हो गया तो फिर वो कैलीग्राफी वाला पार्ट कम हो गया और मैं पूरी तरह से बाद में उसमें जो खेल और दूसरे थे वो पूरी तरह से सिनेमा और टीवी और म्यूजिक इस पे सारा केंद्रित हो गया थावर। तो मैं पूरी तरह वो संपादन करता रहा। फिर मैंने प्रभाकर जी को ही सुझाव दिया कि इसमें अपन जो सामग्री छाप रहे हैं तो इसमें पाठकों से इंटरेक्शन नहीं है, पाठक कैसा चाह रहे हैं, अपन जो दे रहे हैं उनको पसंद आ रहा है या कितना पसंद आ रहा है या और वो क्या चाह रहे हैं। तो एक ऐसा कॉलम होना चाहिए पाठकों के पत्रों का। तो उन्होंने ही वो एक शीर्षक रखा पाती, और हमने पाठकों का पत्र शुरू किया, पाठकों का स्तंभ शुरू किया। तो वो मेरे सुझाव पे किया। फिर उस पाठकों के पत्रों में लोगों की कभी कभी ये आ जाते थे कि ये हमारा पुराना एक गाना सुना हुआ है, उसको भी आप छाप दें तो अच्छा रहेगा। तो हमने उस पाठकों के पाती में ही वो गाने छाप दिए। फिर 2-4 और भी आ गए उसको देख के। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं जो प्रेरक और साहित्यिक और जो ऐसे अच्छे गाने हैं, सरस गाने हैं, बहुत सुरुचिपूर्ण, तो उनको अपन पूरा पूरा प्रकाशित करें। उस वक्त तो इंटरनेट का इतना विस्तार नहीं था, गाने भी पूरे पूरे नहीं मिलते थे। तो उसमें मैंने विविध भारती से उसका शीर्षक चुराया, जैसे फरमाइशी गीत या आपके, तो हमने अनुरोध गीत उसका शीर्षक रखा कि भाई पाठकों की पसंद के फिल्मी गाने पूरे पूरे छापेंगे और उनके पाठकों के नाम भी देंगे। तो वो बड़ा कॉलम पॉपुलर हुआ। फिर एक चित्र पहली शुरू की जिसमें ऐसे रेयर फोटो छापते थे। तो उसमें कई बार हजारों पत्र आए और लोग सही जवाब, एक बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। तो ये कॉलम भी पॉपुलर हुआ। तो ये हालांकि ये था कि भाई उनमें फिर मैंने कहा भाई ये जो अनुरोध गीत शुरू हो गया, चित्र पहले भी शुरू हो गई, पाठकों से इतना इंटरेक्शन हो गया, पाठकों का पत्र, तो मैंने कहा एक जो सिनेमा संबंधी जिज्ञासा है वो कैसे पाठकों की शांत हो। तो मैंने फिल्म प्रश्नोत्तरी शुरू की जिसमें पाठक अपने प्रश्न पूछते और हम चित्र, दुर्लभ चित्रों के साथ वो प्रकाशित करते। तो वो बड़ा कॉलम पॉपुलर हुआ। प्रभाकर जी भी वो चाहे मैटर कितना भी जगह कैसी भी हो, लेकिन वो कह रख के भाई हमेशा ये कह के रखते थे पेज इंचार्ज को, भाई ये कॉलम तो जाना ही चाहिए। तो उसमें कई दुर्लभ सामग्री मैंने जो अपने कलेक्शन में थी वो फिल्म प्रश्नोत्तरी के जरिए मैंने, तो ये सब उसमें मेरा मुरली नाम आता था क्योंकि मैं एमडी सोनी के नाम से बड़े आलेख लिखता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। राजस्थान पत्रिका में काम करने से मुझे काफी एक्सपोजर मिला
और कई बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन यहाँ आए थे, तो पत्रिका की तरफ से ही मैंने उनका आधे घंटे का इंटरव्यू किया। तो ये सब मौके मिलते रहे। उसके बाद मैंने 20 साल वहाँ काम किया, और मैंने बताया आपको कि मैंने तमाम तरह के फिल्मों की समीक्षाएं भी लिखी, कवर स्टोरी भी लिखी, लेकिन हटके भी लिखा। जैसे हमारा जो अंदर वाला दूसरा पेज होता था, तो कई लोग उसकी माधुरी से तुलना करते थे। हम पुराने जो बॉम्बे के, दिल्ली के जो पत्रकार थे, राइटर थे, उनसे लिखवाते थे कि आप फला पे लिखो, उन पे लिखो, उन पे लिखो। और पुरानी सामग्री हम इतने अच्छे ढंग से देते थे कि लोग उसको बहुत सहेज के रखते थे, खूब पढ़ते थे। तो ये, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि 1977 में मैंने पहली बार अजमेर में राजस्थानी फिल्म देखी थी, बाबा रामदेव। वो फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। वो मुकम्मल फिल्म थी। उसका संगीत, उसका अभिनय, उसका लेखन, उसकी एडिटिंग, वो बहुत मेरे को, उसने बहुत मेरे पे बहुत जादू किया। और मैंने सोचा कि भाई, और राजस्थानी कितने बने थे उस वक्त, 10-11 फिल्में बनी थी। तो मैंने कहा इन पे कोई किताब या इनके गानों का संग्रह होना चाहिए। 1980 में जब कानपुर के हरमंदर सिंह हमराज ने हिंदी फिल्म गीत कोश का पहला भाग निकाला, और वो जब मैंने मंगाया, तो मुझे उस एक गाइडलाइन मिल गई, एक आधार भूमि मिल गई कि मैं अपने किताब राजस्थानी सिनेमा पे ऐसी तैयार करूंगा। लेकिन बाद में अखबार में थोड़ा समय कम मिल पाया, और मैं उसको काम को करता तो रहा, लेकिन वो मुकम्मल बहुत जाके प्रकाशन के रूप में बहुत लेट आया 2023 में वो। हो पाया। अब तो पुस्तक छप गई आपकी। वो लेट आया, लेकिन जी। वो पुस्तक, और इसका फायदा ये हुआ कि उसमें 1942 से लेके और 2022 तक की जो 82 साल का इतिहास है राजस्थानी फिल्मों का, और मैंने एक एक जानकारी के लिए उसमें, वैसे तो वो गीत कोश है, लेकिन उसके बहाने मैंने बहुत सी जानकारियां दी है, और बड़ी दुर्लभ जानकारियां उसमें दर्ज हो गई हैं। अब बताइए कि कैसेट है या सीडी है, अब उसमें किसी में गायकों के नाम नहीं दिए हैं, किसी फिल्म में एक से ज्यादा गीतकार है, तो ये नहीं दिया कि कौन सा गीत किसने लिखा। तो मैंने उनके जो निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गीतकार, उन सब से मिलके, और मैंने ये सुनिश्चित किया कि भाई कौन सा गाना किसने पुनीत जी, आपने लिखा जीवन के है। अपने या बहुत कई बार सारे गायक, जो पक्ष हैं उनके बारे में बात की। 20 साल तक अखबार में काम जी करते हुए आपने किस तरह के नए प्रयोग किए, और आपने जो प्रयोग किए किस तरह से आपको अपने पाठकों से भी वहां बहुत समर्थन मिला, प्रोत्साहन मिला। जो आपका सिने विरासत है, जिसकी पूरी पृष्ठभूमि आपने बताई और अंततः आप लेकर के आए। तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि आपके उस सिने विरासत में बहुत सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला, लेकिन एमडी सोनी के रूप में आप ऐसी कौन सी दुर्लभ, ऐसा कोई संग्रह देखते हैं अपने उसमें, जिसको लेकर के एक आनंद और रोमांच होता है के साथ? ये मेरा एक बहुत, जी जैसे जी। कहते हैं यूएसपी है ना अपनी, वो क्या लगता है आपको? देखिए, मैं जब सिनेमा से, हिंदी सिनेमा से तो लगाव था ही, हिंदी फिल्में देखते थे, राजस्थान के हैं तो राजस्थानी सिनेमा से था। लेकिन मैंने इसके बहाने जो दूसरी भाषाओं की जो फिल्में हैं उनका भी अध्ययन किया, वो भी देखी, उनके गाने सुने और उनका संग्रह भी किया। तो मेरे कलेक्शन में कम से कम 40 भाषाओं की बुकलेट हैं। किसी की 2 होंगी, किसी की 10 होंगी, राजस्थानी की सारी हैं। और हिंदी फिल्मों की 5000 से ज्यादा बुकलेट हैं। 1931 में जिस साल आलम आरा बनी, उस साल से लेकर 2010 तक बुकलेटें बनती रही, उसके बाद बंद हो गई। तो मेरे पास 5000 बुकलेट हैं हिंदी फिल्मों की, और कम से कम 500-600 बुकलेट हैं 40 भाषाओं की, जिसमें पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है, और भारतीय भाषाओं की हैं। उनका संग्रह किया। 40 भाषाओं की फिल्मी कैसेट का संग्रह किया, जो मेरे पीछे यहाँ लगी हुई है। तो उनको भी सुना मैंने। कई ऐसी थी, तमिल की, तेलुगु की, सिंधी की, जो मुझे भाषा नहीं आती थी, लेकिन संगीत की तो अपनी भाषा होती है, तो मुझे वो, मैं टूटा फूटा जैसे भी गुनगुनाता। तो ये संग्रह हो गया। फिर मैंने कम से कम 20 भाषाओं के सिनेमा पे जो किताबें निकली है, हिंदी में, इंग्लिश में, या जो वहाँ की जो प्रादेशिक भाषाएं, उन पे मैं भाषाएं नहीं जानता। मैं विश्व पुस्तक मेले में 1982 में गया, और वहाँ सिनेमा की पट्टी का कवर देखा। मैंने कहा कौन सी है? इंग्लिश में उसका टाइटल लिखा था, ओडिया सिनेमा का इतिहास।
या असमिया सिनेमा का इतिहास, तो मैं ले आया। मैंने कहा ये होनी चाहिए अपने पास। और मेरे पास, मैं जो जयपुर के एक दान सिंह थे संगीतकार, उनका संगीत, माई लव का संगीत मुझे बहुत पसंद था। तो मैं गाने रेडियो पे कभी कभार आते थे, मैंने कहा मैं बार बार सुनना चाहता हूँ। तो मैं वहां गया, बापू बाजार, नेहरू बाजार में गया जहाँ रिकॉर्डिंग करते थे। तो बोला ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड खरीद लेता हूँ। तो वो 18 रुपए में रिकॉर्ड खरीदा प्रेम प्रकाश के सामने, और उसको ले जाके दिया, और वो कैसेट भरा के बार बार सुना। तो यानी आप देखिए, जुनून, एक पागलपन, दीवानगी, कुछ भी कह लीजिए कि अपनी जो खोज यात्रा है, शोध यात्रा है, इसमें कहीं से कोई जानकारी मिली कि ये पुस्तक छपी है, या पोस्टर है, या बुकलेट है, कोई भी ऐसी चीज है, कैसेट है, कोई ऐसा संस्करण है कि उसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत श्रम करना पड़ा हो, बहुत परिश्रम करना पड़ा हो, और फिर उस श्रम से वो चीज कहीं मिली हो, उसका अपना एक उसकी जो उल्लास है, प्रसन्नता है, उसकी एक अलग अनुभूति है। कोई ऐसा संस्मरण है? हाँ, ऐसी बहुत सी किताबें थी जो प्राप्य नहीं थी। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि जहाँ जिसके पास मान लो फिल्म आर्काइव में थी, तो उनकी फोटोकॉपी, हालांकि वो पूरी फोटोकॉपी नहीं देते थे, तो टुकड़ों टुकड़ों में उसकी फोटोकॉपी करा के रख ली। तो और कभी कभार अचानक भी कुछ ऐसी दुर्लभ सामग्री मिल जाती थी। जैसे आपको बताऊं कि जो पहली फिल्म पत्रिका निकली वो गुजराती की थी, मौज मजा, है ना, ये उसका कवर पेज है। वो सबसे पहले निकली थी फिल्म पत्रिका। और जो बाबूराव पटेल ने इतनी शानदार मैगजीन निकाली थी, फिल्म इंडिया, उसके फोटोग्राफ आप देखो, जैसे फोटो चिपका दी हो, इतनी बढ़िया कागज, इतनी बढ़िया छपाई। ये उसका पहला अंक है मेरे संग्रह में, 1935 का है ये, अप्रैल 1935 का। ऊपर लिखा है वॉल्यूम 1 और अंक ये ओरिजिनल है आपके पास? ऐसे ही ये, हाँ, ये पहला अंक मेरे पास ओरिजिनल है। इसी तरह से जो सिनेमा पे पहली किताब निकली हिंदी में, वो ये थी। और देखिए, किसी लेखक का इतना बड़ा फोटो छापना, कितनी, ये ऋषभ चरण जैन बहुत बड़े साहित्यकार थे, प्रकाशक थे, साहित्य मंडल उनका प्रकाशन था, नीचे लिखा है साहित्य मंडल दिल्ली, ये उन्होंने छापी थी, भारतीय फिल्म संसार। ये पुस्तक कब की छपी हुई है, कौन से वर्ष की है? ये 1938। ये मतलब सिनेमा, भारतीय सिनेमा पर हिंदी में पहली किताब है, ये मेरे पास है। तो ऐसी दुर्लभ चीजें कुछ ना कुछ मिल जाती हैं। ऐसे ही एक मुझे चित्र मिला है, अभी तक समझते थे भाई जो न्यू मैजेस्टिक सिनेमा है अजमेर का, वो सबसे पहला है, लेकिन मुझे ये चित्र मिला है। इसमें देखिए, ये फोटो है, और परमानेंट सिनेमा, पहले कहते हैं बाकी सिनेमा है वो ट्यूरिंग है, अस्थायी है। परमानेंट सिनेमा अजमेर का न्यू मैजेस्टिक राजस्थान का पहला है। लेकिन इसमें जो लिखा है 1927 का फोटो है, जॉर्ज सिनेमा, उसमें ये जाहिर होता है कि परमानेंट है, और यानी ये ऐसा लगता है कि भाई ये राजस्थान का पहला सिनेमाघर ये होना चाहिए। तो ऐसी सामग्री मिल जाती हैं कई बार। तो ये देखिए, पोलो विक्ट्री सिनेमा का ये देखिए लिफलेट है, ये कुछ इसका शेयर का है, ये शेयर का है ये सर्टिफिकेट। तो पोलो विक्ट्री का नाम पहले द राजपुताना रखा गया था, इस पे लिखा है, पिक्चर हॉल बाद में पोलो विक्ट्री। हाँ, पिक्चर हॉल पोलो विक्ट्री, देखिए फोटो है ना पोलो विक्ट्री का। बाद में जब पोलो में मान सिंह जी पोलो खेलते थे, और उनकी विक्ट्री के नाम पे ही वो सिनेमाघर का नाम बाद में पोलो विक्ट्री हुआ। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये 1946 का है, वो बाद में शुरू हुआ था। उस वक्त द राजपुताना ही उसका टाइटल रखा गया। तो ऐसे दुर्लभ चीजें मिल जाती हैं। एक मेरे पास 16 इंच का रिकॉर्ड है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, 16 इंच का, जिसके प्लेयर यहाँ इंडिया में नहीं होते हैं। ये उसका लेवल है, जिसमें एक ही साइड चलता है, और ये लेशन है, मतलब वो पढ़ाई के हिसाब से ऐसा, इतना बड़ा रिकॉर्ड है वो 16 इंच का। तो जैसे बॉम्बे में एक संगीत प्रेमी है, उनको मैंने जिक्र किया, तो एक हमने संगीत प्रेमियों की यहाँ एक छोटी सी अनौपचारिक संस्था बनाई, ग्रुप बनाया, सुर यात्रा। तो उसमें हम अलग अलग लोगों से जो मिल जाते थे, कभी गुलजार साहब से, कभी रवि जी से, संगीतकार रवि जी से, या और भी। तो ये जो प्रीतम बेंगाणी है मुंबई के, उनके पास जबरदस्त
फिल्मों का तो है ही है, संगीत का भी कलेक्शन है, और मोहम्मद रफी को उन्होंने किताब भी निकाली। तो उनको हमने उनके अनुभव और उनका ज्ञान साझा करने के लिए हमारे ग्रुप के मेंबरों के लिए उनको बुलाया। तो मैंने कहा भाई आपके पास तरह तरह के रिकॉर्ड हैं, आप लेके आना। तो वो ये रिकॉर्ड लेके आए 16 इंच का। तो उनके बैग में नहीं आया, बैग को खुला रख के लाना पड़ा। और वो मुझे 8 आरपीएम के, 16 आरपीएम के, और अलग अलग स्पीड होती है उसकी, तो वो मुझे दे गए थे। तो कई बार ऐसी सामग्री, दुर्लभ अच्छा सामग्री सोनी मिल जी, जाती आपने है। इतने परिश्रम से ये सारा अपनी सिने विरासत को संजोया है। क्या जो जी सिनेमा के शोध के विद्यार्थी हैं वो जी आपके इस संग्रहालय का, क्योंकि जी आपके निवास में है और नेचुरली परिवार के जी साथ आप रह रहे हैं, तो क्या ऐसी क्या जी संभावनाएं हैं कि शोधार्थी और विद्यार्थी यदि इस आपके संग्रह का उपयोग करना चाहें तो एक रिसोर्स सेंटर के रूप में जी वो इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? क्या इसको आपने ऑनलाइन डाला है, कुछ डिजिटलाइज कराने की सोच रहे हैं, या विद्यार्थियों को आप घर पर ये सुविधा देने के लिए कोई समय आपने निर्धारित किया है, या कि किस तरह से इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा सकता है? नहीं, समय समय पे जो शोधार्थी हैं वो मेरे पास आते रहे हैं, आपके जरिए या और भी दूसरे सोर्स से उनको पता लगता है भी उनके पास कलेक्शन है, जानकारी है। तो जब राजस्थान पत्रिका ने एक जो फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट यहाँ रूपम शुरू किया था, तो उस वक़्त मुझे भी थोड़े लेक्चर देने का मौका मिला, और 4 जो स्टूडेंट थे उन्होंने डिसर्टेशन मेरे अंडर में किया। उसके बाद यहाँ गौरव जैन है, उन्होंने गज़लों, फिल्मों में गज़लों पे किया, तो वो भी मेरे पास आए। और एक आपके सुपरविजन में ही जो राजस्थानी सिनेमा पे जिन्होंने शोध किया, डॉक्टर राकेश गोस्वामी, तो उनको, क्योंकि राजस्थानी सिनेमा पे तो मेरे पास बहुत काम था, बहुत कलेक्शन था, बहुत, हाँ, तो मैंने उनको भरपूर उनको मदद की, और उन्होंने सोनी जी, आप फिर नए बाद में उसकी विद्यार्थियों पुस्तक के भी साथ भी छपी। मिलते हैं, आपके पास आते हैं, और फिल्मों संबंधी लेखन जो पत्र पत्रिकाओं में हो रहा है, सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग अपनी जो भी उनकी जानकारी है वो अपने साथ साझा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस समय जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो कितनी प्रामाणिक है और कितना हम उन पर भरोसा करके अपने शोध और अध्ययन में उनका उपयोग कर सकते हैं? कैसे, किस रूप में इस सारे स्थितियों को देखते हैं आप? देखिए कि इंटरनेट पे सामग्री का तो अथाह समंदर है ना, महासागर है। लेकिन उस जानकारियों में, उस सूचनाओं में कितनी सही है, कितनी गलत है, जब बहुत इतना विपुल जानकारियां और इतनी सूचनाएं हों, तो वहां और भी चुनौती बढ़ जाती है कि उनमें से कौन सी और कितनी सच है। तो मैं खुद देखता हूं कई बार इंटरनेट पे कि केतन देसाई की फिल्में केतन आनंद में घुस गई हैं, या जो गलत टाइप कर दिया। जैसे कांतिलाल राठौड़ थे, उनका बैनर था आकार फिल्म, अब टाइप करने वाले ने आकार की जगह अकबर टाइप कर दिया, तो बैनर भी आकार की जगह अकबर हो गया। तो आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो आप जो फैक्ट है या सच है या जो सही तथ्य है वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं तो जो नए शोधार्थी हैं उनको यही कहूंगा कि भाई आप अपना रिसर्च करो और कुछ नए फैक्ट लेके आओ। जैसे मैंने 1980 में लिखना चालू किया, तो 1983 में पहली बार राष्ट्रदूत साप्ताहिक मैगजीन निकली थी, तो उसमें राजस्थानी सिनेमा पे कवर स्टोरी लिखी। तो उससे पहले तक सब लोग बाबा सारी लाडली जो 1961 में बनी उसको पहली राजस्थानी फिल्म मानते थे और उसी को प्रचारित करते थे। उन्होंने भी जो उस वक्त जो रिलीज हुई तो यही लिखा, राजस्थान का प्रथम, देश का प्रथम राजस्थानी चित्र। लेकिन मैंने देखा अपने सोच से कि 1942 में बन गई वो फिल्म। उस वक्त सेकेंड विश्व युद्ध का टाइम था और फिल्में बाहर से आती थी, रॉ स्टॉक जो बाहर से आता था फिल्मों की, कच्ची फिल्म, तो उस पे प्रतिबंध लग गया था, एक लेवी लग गई थी, उसकी राशनिंग हो गई थी कि आप 11,000 फीट से ज्यादा फिल्में लंबी नहीं बनाओगे। उस वक्त वो नजराना बन गई थी और कुछ फाइनेंशियल भी ट्रबल हुए, तो वो जैसे तैसे पूरी हुई और ढंग से रिलीज नहीं हो पाई और इतिहास में विलुप्त हो गई। उसके बारे में किसी ने लिखा नहीं। तो मैंने 1983 में पहली बार लिखा कि ये बाबा सारी लाडली नहीं, ये 1920 साल पहले चला गया इतिहास। 1942 में नजराना फिल्म बनी थी
वो महिपाल जी जो जोधपुर के थे वो उसके नायक थे, और वो हिंदी और राजस्थानी दोनों में बनी थी। उस वक्त मारवाड़ी बोलते थे राजस्थानी को, तो वो मारवाड़ी के रूप में ही प्रचारित हुई, मारवाड़ी के रूप में ही सेंसर हुई, एक ही दिन सेंसर हुई। और ये फिल्म जो है नजराना, ये क्रॉस चेक करने से ये फायदा होता है कि आप सही तथ्य को, सही जानकारी को आप ले जा पाते हैं। जैसे अभी अब तक ये माना जाता है कि साहब जो 1937 में एक वाडिया ब्रदर्स ने नौजवान फिल्म बनाई थी, वो पहली बगैर गानों वाली यानी सॉन्गलेस फिल्म है, गीत विहीन फिल्म है। लेकिन मेरे रिसर्च में सामने आया कि नहीं, एक बॉम्बे टॉकीज ने ममता और मियाँ बीवी दो फिल्म बनाई थी, उनको एक साथ दिखाई, तो उसमें जो ममता थी उसमें गाना नहीं था, तो फिर उससे पहले तो वो हो गई सॉन्गलेस फिल्म। फिर और सामने आया कि एक मराठी फिल्म 1935 में बन गई, वो भी दो फिल्में बनी थी, एक ठगीचे लग्न और एक सत्याचे प्रयोग। उसमें जो ठगीचे लग्न थी उसमें भी गाना नहीं था, तो इतिहास और नया तथ्य सामने आ गया ना। तो ऐसी चीजें होती है। देखिए एक चित्र में मेरे कलेक्शन से साझा करता हूं आपको, ये 1945 का मेरे पास ओरिजिनल जो लॉबी कार्ड है, फोटो सेट जो सिनेमा घरों में लगता है, ये हुमायूं फिल्म का है और ये महबूब ने बनाई थी। इसको लोग जो अगर जयपुर वाले गौर से देखेंगे तो शायद उसको कुछ अच्छा या कुछ जाना पहचाना लगे। इसकी शूटिंग जो वॉर सीन है उसके वो जयपुर में फिल्माए गए थे, जो आज जो मोती डूंगरी है वो नजर आ रही है पीछे। हाँ, इसमें वॉर सीन है, तो इसका मेरे पास ओरिजिनल इसका ये लॉबी कार्ड है, और इसके और भी मेरे पास है दुर्लभ चित्र। तो ऐसी जानकारियां सामने आती है। जैसे एक फिल्म थी बेगुनाह, ये 1957 में फिल्म बनी थी। दिख रही है आपको फोटो, दिख रहा? ये 1957 में बनी और ये हॉलीवुड फिल्म की कॉपी थी। तो फिल्म लगने के बाद 10 दिन चली और हॉलीवुड के जो पैरामाउंट जो बैनर है उन्होंने केस किया, और केस में फैसला उनके पक्ष में हुआ कि साहब फिल्म को वापस हटा दो और सारे प्रिंट डिस्ट्रॉय कर दो। तो 10 दिन बाद फिल्म हटा दी गई। आज उसका फिल्म कोई 1-2 रील आर्काइव में है। मेरे पास उस फिल्म के ये 13 लॉबी कार्ड है, जो फिल्म बैन कर दी गई उसके ये ऐसे 13 लॉबी कार्ड है मेरे पास, ऐसे ये बेगुनाह फिल्म के लॉबी कार्ड है ऐसे। इसी तरह कुछ और भी रेयर मेरे पास फोटोग्राफ है, ये जो आपको बता रहा हूँ, ये जैसे जो ये महबूब की हुमायूं बता रहा हूँ ना, उसमें अशोक कुमार का फोटो दिख रहा है क्या आपको? ये देखिए, हाँ, तो इस तरह के कुछ सामग्री मेरे पास है। ये नरगिस की पहली फिल्म थी तो उसका फोटो है। ये इस तरह से मैंने कुछ सामग्री को रखा है। और भी ये अनमोल घड़ी का सुरैया का फोटो है। इस तरह की सामग्री भी मिल जाती है, उनको सहेजना पड़ता है और उसमें जो नए तथ्य है या उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज है उसको उजागर करनी पड़ती है। आपकी ये जो 50-55 साल की यात्रा है, ये जो आपने सारा संकलन किया और इनको जिस तरह से संरक्षित किया, तो आज परिवार का और आपके मित्रों का किस तरह का सहयोग है, विशेषकर परिवार का? क्योंकि एक कमरा आपने पूरा ब्लॉक कर दिया अपने इस पूरे संग्रह को एकत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, तो नेचुरली घर में बच्चे भी बड़े हो गए, उनको भी आवश्यकता है और कई तरह की समय के साथ आवश्यकताएं बढ़ती हैं। तो परिवार का, विशेषकर आपकी सहधर्मिणी और बच्चों का किस तरह का सहयोग है? देखिए बिटिया में भी थोड़ा सा कलात्मक बोध है और बेटे को फिल्मों में रुचि है और वो कलाकारों से मिलता है। आजकल वो फिल्मों में छोटी मोटी जो प्रेरक फिल्में बनती है उसमें काम भी कर रहा है, उसकी रुचि है। और वो कई बार मेरे यहाँ से जो डॉक्यूमेंट ले जाता है ना, तो उसको सबसे अलग उसको बुला लिया जाता है ऑटोग्राफ के लिए कि यार इनके पास ऐसी दुर्लभ सामग्री जयपुर में है। पत्नी पहले कहती थी कि ये बहुत क्या जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, इतनी इसको कम करो। लेकिन जब मेरे काम जो ये किताब के रूप में, जैसे राजस्थानी फिल्म गीत कोश के रूप में जो सामने आया, ये या और भी जो जिन लोगों से मैं मिलता हूँ फिल्मी कलाकारों से, उनको जो पहली यानी अमिताभ से मैं जब मिला 2011 में, यानी 3 बार उनका इंटरव्यू किया, तो 1997 में मिला, 2004 में मिला। जब 2011 में मैं मिला तो एक तो उनका फोटोग्राफ था जो राजस्थानी लुक का था,
रेशमा और शेरा के टाइम का। तो उसके मैंने A4 साइज के 2 प्रिंट बनाए। मैंने कहा अमिताभ जी से जब भी मुलाकात होगी तो भेंट करूंगा। तो यहाँ बुड्ढा होगा तेरा बात के प्रमोशन के लिए आए हुए थे और मुझे उनका 1-to-1 इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो जब बातचीत खत्म हो गई तो मैंने वो उनको भेंट किया कि आपकी राजस्थान यात्रा को यादगार बनाने के लिए आपका राजस्थानी लुक का ये रेशमा और शेरा का फोटो मैं भेंट करता हूँ। और एक में मैंने ऑटोग्राफ ले लिए। फिर जो उनकी पहली फिल्म थी वो ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई थी, 7 हिंदुस्तानी 69 में। तो ख्वाजा अहमद अब्बास बहुत किफायत से फिल्में बनाते थे। तो बुकलेट 2 कलर में छपी हुई है, कोई रंग बिरंगी बुकलेट नहीं है। तो उसपे ऑटोग्राफ लिए तो अमिताभ बच्चन उसको खोल के देखने लग गए। बोले यार ये कहाँ से मिली आपको? मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। और भी जैसे मैं अनुपम खेर यहाँ राजस्थान पत्रिका के ऑफिस में आए थे और जब बातचीत हो गई तो मैंने सबको बताया, एडिटोरियल वाले, मैनेजमेंट वाले सब बैठे थे। मैंने कहा कि सर ने अनुपम खेर साहब को संबोधित करते हैं, मैंने कहा कि उन्होंने एक राजस्थानी फिल्म में भी काम किया। तो वो चौंके, बोले मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये देखिए मेरे पास उसकी बुकलेट है और उसमें फोटो भी है। तो वो खुद इतने मतलब काम करके भी वो भूल चुके थे। तो वो उठे, दोबारा मेरा नाम पूछा और अपनी सीट पे उसका फोटो खींचा और उस पे ऑटोग्राफ दिए। तो ये सब चीजें होती है। सुधाकर शर्मा इतने जो करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में चुनरी के गीत लिखती थी। अच्छा। हाँ, मुझे तो लगता है आपके पास संस्मरणों का खजाना, और आपने तो एक तरह से फिल्मों को जिया है, फिल्म संस्कृति को आप जिया है आपकी पूरी जीवन शैली में। मुझे लगता है रग रग में ये चीजें जितनी गहरे रूप में प्रविष्ट हो गई हैं, शायद यही कारण है कि वो आपकी जो एक परिकल्पना है वो सिने विरासत के रूप में कोई भी आपके इतने सारे मित्र आता है, मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पर, उनकी भी टिप्पणियां होती हैं, आप भी बहुत ही कहना चाहिए कि आत्मीयता से उनको दिखाते हैं और वो जिस तरह का एक प्रसन्नता और आह्लाद वो महसूस करते हैं, निश्चय ही यही आपकी ऊर्जा का राज है। और आप जिस तरह से सिनेमा के क्षेत्र में शोध अनुसंधान में लगे हुए हैं और आपने एक पुस्तक के रूप में भी वापस फिल्म जगत को, समाज को, प्रकाशन जगत को ये पुस्तकें दी है, तो उम्मीद करते हैं आने वाले दौर में भी इसी तरह इस संग्रह की कुछ दुर्लभ सामग्री प्रकाशन के रूप में, यूँ आपकी जो सोशल मीडिया की पोस्ट है विशेषकर फेसबुक आदि पे आप अक्सर लिखते रहते हैं और प्रामाणिक जानकारी देते हैं। मुझे याद है आप डेट और कई बार समय तक भी लिखते हैं कि इस तारीख को इस स्थान पर इतनी बजे ये घटना या ये कलाकार आए थे, यहाँ ये हुआ था। तो इतनी जो आपकी एक सूक्ष्म निरीक्षण की जो क्षमता है, हम उम्मीद करते हैं आपकी ये यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और सभी फिल्म प्रेमियों को ये इसी तरह से आह्लादित करे और उनको निरंतर उसमें अवगाहन करते रहें और नई नई जानकारियों से वो अपने आप को परिपूर्ण करते रहें। आपके जीवन के यूँ तो बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक दौर में इतनी चर्चा काफ़ी है। फिर अगले दौर में अपन बैठेंगे तो आपके इस जीवन के, आपकी जो कैलीग्राफी की जो एक चमत्कारिक आप में प्रतिभा और क्षमता है, कुछ उसके संस्मरण, और दूरदर्शन में आपने इतने लंबे समय तक काम किया, जयपुर में किया और मुझे सही याद है तो गोरखपुर में भी आपने काम किया था। तो वहाँ के अनुभव और फिल्म कलाकारों से जो आपने हिंदी के और दूसरी भाषाओं के अनेक कलाकारों के साथ आपको संवाद करने का मौका मिला है और कुछ उनके संस्मरण और उससे जुड़े हुए जो और प्रसंग हैं उन पर आपसे बातचीत करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपने YouTube चैनल पे मुझे बुलाया, इतना समय दिया, इतनी दिलचस्पी से बात की, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं आपका और आपके सारे जो दर्शक हैं उनका हम भी अपेक्षा करेंगे हमारे इन सभी मित्रों से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, और जो सोनी जी से बातचीत हुई है आपको कैसी लगी और कुछ जानना चाहते हो तो YouTube कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।